एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा। ए गैस कैन एक्सपैंड, a gas can expand to fill the entire container even if other gases remain present in the container, still present in the container, ऐसे लिखिएगा। कॉमा, दिस प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ गैस, यहां देख लीजिएगा, दिस प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ गैस is called as diffusion of gas, is called as diffusion of gas। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ देखिए, इस क्लासरूम में ऑलरेडी बहुत सारा गैस ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर एक परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो पूरा रूम में फैल जाएगा। तो किसी कंटेनर में ऑलरेडी कोई गैस है और उस कंटेनर में कोई और गैस, अदर गैस को डालते हैं तो वो एक जगह पे एक लोकलाइज नहीं रहेगा, क्या होगा, पूरा कंटेनर में ऑक्यूपाई कर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ए गैस confined in a container, a gas confined in a container at high pressure with respect to surrounding atmosphere, with respect to surrounding atmosphere, a gas confined in a container at high pressure with respect to surrounding atmosphere will escape from a small hole, will escape, यहाँ देखिएगा, escape from a small hole, यहाँ पे होल का मतलब छोटा सा पिन, ठीक है, थ्रू ए स्मॉल होल मतलब पिन, विच इज ओपन इन द कंटेनर until the pressure outside and inside, until the pressure outside and inside have been equalized, have been equalized. This process, a gas confined in a container at high pressure with respect to surrounding atmosphere will escape through a small hole मतलब pin which is opened in the container until the pressure outside and inside have been equalized. This process is called effusion. This process is called इफ्यूजन। इसको आप ऐसे डायग्राम से समझ सकते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट, यहां देखेंगे,
मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई गैस है, इसका प्रेशर है P1, ठीक है, और यहाँ का प्रेशर P है, और अगर मेंशन कर दिया P1 ग्रेटर देन P, करेक्ट है ना। तो जैसे ही यहाँ पे जो स्मॉल पिन है उसको ओपन किया जाएगा तो यहाँ का गैस फ्लूइड का फ्लो भी कहाँ से कहाँ होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इट इज काइंड ऑफ फ्लूइड। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ का गैस बाहर जाएगा, करेक्ट। बट कब तक ये बाहर जाते रहेगा, जैसे जैसे प्रेशर, यहाँ देखिएगा, जैसे जैसे अंदर और बाहर, अंदर का प्रेशर कम होता रहेगा वैसे से जाने का रेट ज़्यादा रहे। सबसे ज़्यादा रेट कहाँ रहेगा, ये कुछ ऐसा समझिए कि देखते हैं कि मान लेते हैं कि टायर अगर साइकिल का पंचर हो जाता है तो हम लोग बनवाने के लिए लेके जाते हैं, तो लोग बहुत सारा उसमें एयर डाल के फिर पाइप डाल के चेक करते हैं कहाँ पे पिन है, होल है। तो वहाँ पे सपोज कीजिएगा एक छोटा सा पिन मारिएगा तो वहाँ से एयर आते रहेगा, क्या सारा एयर वहाँ से बाहर आ जाएगा? सारा एयर बाहर नहीं आएगा। सारा एयर बाहर लाने के लिए तो आपको फिर वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, सक करना पड़ेगा, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ का सारा गैस यहाँ बाहर नहीं आएगा। कब तक बाहर आता रहेगा, जब तक कि अंदर और बाहर का प्रेशर। लेकिन सबसे ज़्यादा रेट जाने का रेट कब रहेगा, जैसे ही ओपन करते हैं। और जैसे से यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस कम होते रहेगा वैसे से रेट ऑफ जाने का गैस का ज़्यादा होता रहेगा या कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, करेक्ट है ना, करेक्ट है यहाँ तक, ओके। तो ये बात समझ में आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब तो भी समझ में आ गया है कि ऑलरेडी किसी कंटेनर में पहले से गैस प्रेजेंट है, उसी कंटेनर में किसी और थर्ड गैस को अगर इनहेल किया जाए, डाला जाए, तो थोड़ी देर के बाद वो सारे कंटेनर में ऑक्यूपाई हो जाएगा, इवन इफ वहाँ से पहले से गैस प्रेजेंट है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा। According to Graham's law, under the similar condition of temperature and pressure, the rate of diffusion or effusion of gases are inversely proportional to the square root of their density. Inversely proportional to the square root of their density. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो बोला हूँ उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है ना। एक इसको क्या पढ़िएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दियर डेंसिटी। बट ये बात बोलने के लिए व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। तो क्या यहाँ से R1 बाई R2 इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर D2 बाई D1, है या ना। R1 बाई R2 इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर D2 बाई D1। According to Graham's law of diffusion according to Graham's law, under the similar condition of pressure and temperature, rate of effusion or diffusion is inversely proportional to a square root of their density। जो मैंने फार्मूला लिखा है उसी को सेंटेंस बनाया था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो R1 बाई R2 इक्वल टू रूट ओवर D2 बाई D1, यहाँ तक करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए PV इक्वल टू NRT, करेक्ट है ना। PV इक्वल टू, यहाँ से एक फार्मूला लाए थे अगर याद होगा तो, PM इक्वल टू DRT, याद है। तो M इक्वल टू क्या हो गया,
डी आर टी बाई पी। अब यहाँ पे देखिए, अगर P और T कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है और किसी दो गैस का देख रहे हैं, करेक्ट, तो P और T कांस्टेंट R कांस्टेंट ही है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इसका मतलब यहाँ से A बोल सकते हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यस। लेकिन इससे पहले आप ए लिख लीजिए, D इक्वल टू व्हाट, पी एम बाई आर टी, ठीक है। तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, लेकिन D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M तभी बोलेंगे जब आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, P एंड T कीपिंग कांस्टेंट। तो देखिए ये जो यहाँ देखिएगा सब लोग, ये फार्मूला ये जो मैंने पढ़ाया वो आपको एच.सी. वर्मा का हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर चल रहा है उसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में भी ये मिलेगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो मुझे नहीं लगता कि इसी बात को दोबारा वहाँ पे रिपीट करना है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग नहीं रहेगा, डिटो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट है। एसआई सिस्टम का यूनिट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जनरली जो फार्मूला रहेगा वो फार्मूला यही रहेगा, करेक्ट है। चलिए तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, d2 बाई d1 इक्वल टू m2 बाई m1, हाँ या ना। व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, p एंड t इज कीपिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ पाए थे, m क्या था, m क्या था, बोलिए बोलिए, बोलने से सब कुछ होगा, मोलर मास ऑफ गैस। तो गैस कौन सा गैस, तो सर यहाँ पे डेंसिटी किसी एक पार्टिकुलर गैस का भी होता है और मिक्सचर का भी हो सकता है, करेक्ट। हो सकता है कि आपके कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैस है और उस पूरे मिक्सचर का मैं क्या पूछ रहा हूँ, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, उस पूरे मिक्सचर का रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन को किसी पार्टिकुलर एक खास गैस के साथ, मान लेते हैं कि एक कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैस है और दूसरे कंटेनर में एक प्योर गैस ऑक्सीजन है और उन दोनों के बीच में रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसमें मिक्सचर ऑफ गैस है उसका क्या लेंगे, तो मॉलिकुलर वेट मिक्सचर का भी तो होता है, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, तो वो है यहाँ पे। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे डेंसिटी या मोलर मास किसी एक पार्टिकुलर गैस का भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ गैस का भी हो सकता है, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या हम लोग लिख सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल टू रूट ओवर M2 बाई M1, हाँ या ना। R1 बाई R2 इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर M2 बाई, यहाँ तक सही है। चलिए अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, इसको हटाएं, तो जनरली आपको फार्मूला एनसीईआरटी वगैरह में यही दिया रहेगा, ठीक है। अब मोस्टली यही मिल जाएगा, बट ये एक्चुअल में स्पेशल केस है ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन का, दिस इज नॉट अ जनरलाइज फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ को कांस्टेंट कर दिया गया और वो क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। बट एक ऐसा भी तो एग्जांपल हो सकता है जिसमें कोई दो कंटेनर है डायग्राम ड्रॉ कीजिए एवरीवन। यहाँ देखेंगे
यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, और दोनों का ओपनिंग एटमॉस्फेयर में हुआ है, तो बाहर का एटमॉस्फेयर तो सेम है, राइट। तो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, बट इन दोनों कंटेनर में ऑक्सीजन का प्रेशर को मैंने डिफरेंट कर दिया, और आपसे ये बताया हूँ P1 ग्रेटर देन P2, और इन दोनों कंटेनर का मैं कंपेयर कर रहा हूँ, करेक्ट। तो दोनों का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर तो सेम है, बट कहाँ पे सराउंडिंग और कंटेनर का प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे डिफरेंस। तो आपको क्या लगता है जब जैसे ही इस बल्ब को ओपन करेंगे पिन को, तो कहाँ का गैस ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा रेट से इफ्यूज करेगा, करेक्ट ना। इसका ओके, इसका मतलब है कि रेट ऑफ इफ्यूजन का प्रेशर के साथ भी रिलेशन है, राइट। और जहाँ का प्रेशर ज़्यादा, जिस कंटेनर का प्रेशर ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक और फार्मूला बना आपके लिए, इस फार्मूला को बोल दीजिए फोर्थ। इसका मतलब है रेट ऑफ इफ्यूजन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, प्रेशर ऑफ द कंटेनर, प्रेशर ऑफ द गैस, याद रखिएगा। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, प्रेशर ऑफ द गैस, करेक्ट। इसका मतलब है कि R1 बाई R2 इक्वल टू व्हाट, P1 बाई P2। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट कर देंगे, M और T इज कीपिंग कांस्टेंट। बाद में सारे फार्मूला को एक साथ मिलाकर जनरलाइज कर देंगे, ठीक है एवरीवन। बट मुझे लगता है कि अभी भी आप में से 80% स्टूडेंट इस फार्मूला को सही से समझ नहीं पाए, या समझ में आ गया है? क्या समझ में आया? प्रेशर ज़्यादा, किसका प्रेशर ज़्यादा, गैस का। अब यहाँ देखिए, यस, दोनों कंटेनर में दो अलग, यहाँ देखिएगा दो अलग अलग कंटेनर है, दोनों में सेम गैस है, करेक्ट। बट स्टूडेंट एक प्रॉब्लम इस पे करवाऊंगा, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम रहेगा। देखिए एक जनरल ट्रेंड है कि नीट का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, क्योंकि टाइम कम होता है तो ज़्यादा नहीं उलझाया जाता है। बट जेईई मेन का क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन में 3 आवर टाइम होता है, करेक्ट है ना। तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर किया जाएगा, मतलब प्रॉपर आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक ही कंटेनर हो, करेक्ट है ना, सेम कंटेनर, और इसी कंटेनर में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैस हो, करेक्ट। सेम कंटेनर में, जैसे यहाँ पे कैसे आप सपोज कीजिए कि आप लोग 11th क्लास और ड्रॉपर बैच दोनों बैठे हुए हैं, गेट ओपन होगा तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि पहले 11th के बच्चे जाएंगे फिर ड्रॉपर के जाएंगे, मिक्स होकर जाते रहेंगे ना, राइट। वैसे ही यहाँ पे सेम कंटेनर है, और इस कंटेनर का टोटल प्रेशर पता है मुझे P, करेक्ट। और दोनों गैस के जाने का रास्ता एक है, एक ही पिन है, और इसका Na दिया हुआ है और इसका Nb दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, करेक्ट। और ऑब्वियसली गैस A और B सेम कंटेनर में है, तो दोनों गैस के लिए T भी तो सेम रहेगा, और दोनों गैस के लिए वॉल्यूम भी तो सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ A एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ V, करेक्ट है। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ A एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B का रेशियो, करेक्ट है ना एवरीवन। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो इस फार्मूला में यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि अगर सपोज करें कि हम लोग 5th एंड 6th दोनों को अगर मिला दें, फ्रॉम 5th एंड 6th, अभी तक आप इतना ही जानिए,
फ्रॉम फिफ्थ एंड फोर्थ अगर मिला दिया जाए तो क्या इतना लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू P1/P2 रूट ओवर M2/M1, हाँ या ना। R1/R2 इक्वल टू P1/P2 रूट ओवर, एंड व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, अब सिर्फ टी बोलिए, टी इज कीपिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे सेम कंटेनर में ए और बी है, करेक्ट है, और तब RA/RB निकालना है, कैसे कीजिएगा। तो भाई RA यहाँ पे P क्या था, प्रेशर ऑफ द गैस, यस। तो इसका मतलब यहाँ पे RA/RB करना रहेगा। तो एक RA/RB, ए और बी में कंपेयर कर रहे हैं, तो ए का प्रेशर लेंगे और बी का प्रेशर लेंगे, करेक्ट है। टोटल प्रेशर लेंगे या ए और बी का, ए और बी का, और ए और बी का प्रेशर हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से निकाल लेंगे। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, PA/PB इन रूट ओवर MB/MA। तो सर PA कैसे निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल, ऐसे घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन को, करेक्ट है ना। और PV इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू, दोनों गैस का अमाउंट सेम रहेगा, मैंने तो बोला ही नहीं, अगर गैस का अमाउंट सेम रहेगा तो मैं बोलता Na इक्वल टू NB, ये बोलता ना, Na इक्वल टू NB बोलता, तो मैंने तो यहाँ पे Na और NB इक्वल बोला नहीं। तो गैस का अमाउंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट है। लेकिन ये गैस का अमाउंट सेम जो भी रहेगा, क्या पार्शियल प्रेशर आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से नहीं निकाल लेंगे। तो यहाँ पे PA के बदले क्या पुट करेंगे, XA इंटू PT, और PV के बदले क्या पुट करेंगे। अब देखिए समटाइम्स फार्मूला से फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल में समझने के लिए अगर यहाँ पे RA/RB, फार्मूला ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, RA/RB, डैम श्योर हुआ कि आप लोग ड्रॉपर बैच के बच्चे आप खाली ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे, इसको छोड़कर। अगर ग्राम्स लॉ देखे होंगे तो रूट ओवर M2/M1 या रूट ओवर D2/D1, सॉरी ए होगा MA/MB, ठीक है। तो PA के लिए कितना लिखेंगे, MB/, ठीक तो था, ओके। तो A हो जाएगा XP और X रूट ओवर MB/MA। क्या P और P आपस में कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है ना। इसका मतलब टोटल प्रेशर नहीं भी दिया रहेगा न्यूमेरिकली, तब भी हम लोग का काम चल जाएगा। टोटल प्रेशर हो सकता है नहीं दिया हुआ रहे, करेक्ट है ना, तब भी हम लोग का काम यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लास्ट में कैंसिल हो गया है। अगर सिर्फ रेशियो पूछा जाएगा तो RA/RB इक्वल टू व्हाट, Na/NT लिख सकते हैं, हाँ ना, बोलिए कुछ, रूट ओवर MB/, तो F ओरिजिनल था, ए ओरिजिनल था, या ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज दिस वन, करेक्ट है ना। और NT और NT आपस में कैंसिल। तो फार्मूला से ही हम लोग एक और फार्मूला कर दिए, RA/RB इक्वल टू व्हाट, Na/NB रूट ओवर MB/MA। अब फास्ट होने के लिए डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं, बट मेन थीम ये था, मेन थीम क्या था, दिस वन, करेक्ट है ना। ये हो गया, जितना भी फार्मूला ले रहे हैं सब पे क्वेश्चन दूंगा, इसलिए फार्मूला पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। यहाँ तक डेरिवेशन समझने में कोई प्रॉब्लम हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन बैंक में एक ऐसा भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जहाँ पे गैस सेम है, यहाँ भी गैस A है
यहाँ भी गैस ए है और चांस की बात है कि दोनों का प्रेशर भी सेम है। P1 इक्वल टू व्हाट, P2। करेक्ट है। गैस सेम है मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, प्रेशर भी सेम कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या दिखा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिन। करेक्ट। इसका मतलब है कि सेम प्रेशर और सेम गैस के लिए कहाँ से गैस ज़्यादा रेट से आउट होगा? यहाँ से ज़्यादा है। इसका क्या आउट होने का जगह ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेट ऑफ इफ्यूजन में क्या रिलेशन रहेगा? डायरेक्टली रिलेशन रहेगा। करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ हम लोग और सीखे, इसको हटाएं एवरीवन। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए। जहाँ पे ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिन, एरिया ऑफ द, यस, ए फ्लूइड मैकेनिक्स का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है भाई। ए फ्लूइड मैकेनिक्स का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है। वहाँ पे तो अलग चीज़ था, वहाँ पे था प्रेशर ज़्यादा तो स्पीड कम, राइट। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप इसी का बात कर रहे हैं ना, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। करेक्ट। जहाँ तक मुझे लगता है इसी का बात किए हैं। करेक्ट है ना। अब मैं आपके लिए जनरलाइज करता हूँ, एक मिनट, एक स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बात किए तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? बोलिए, मास। इनकमिंग मास इक्वल टू व्हाट? आउटगोइंग मास, राइट। वजह तो यहाँ पे आप दोनों का डेंसिटी क्या ले लिए हैं? एक्चुअली फार्मूला था रो A1 V1 इक्वल टू व्हाट? रो A2 V2। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें छुपा हुआ है ना रो A1, अब V1 में छुपा हुआ मीटर पर सेकेंड, क्या छुपा हुआ है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A और 1 मीटर लीजिए, कितना? 1 मीटर। तो कितना हो गया? वॉल्यूम निकल जाएगा और उस वॉल्यूम में मास, जितना भी मास आया मास पर सेकेंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग के थ्रू इन किया। करेक्ट। और उतना ही मास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू क्या हुआ? पर सेकेंड आउट होगा। करेक्ट है। लेकिन ओरिजिनल फार्मूला इज दिस वन। ओरिजिनल फार्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए एक्चुअल में आपका फ्लूइड आपके सिलेबस में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, बट अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड रहेगा, जिसका कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या हो सकता है? उसको आप प्रेस कर सकते हैं तो उसका डेंसिटी भी वेरी कर सकता है, हाँ या ना। उसका भाई जैसे एयर, गैस, लिक्विड जो आप पढ़ रहे हो तो इनकम्प्रेसिबल है, लाइक वाटर इनकम्प्रेसिबल मान काम करेंगे, बट गैस तो क्या रहेगा? कंप्रेसिबल रहेगा, राइट। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बनेगा? रो 1 A1 V1 इक्वल टू व्हाट? रो 2 A2। तो ये अलग चीज़ था, ठीक है स्टूडेंट। ये एक्चुअली मैं फिजिक्स में जम कर गया था। रो कहाँ से आ गया? तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा, अभी रहने दीजिए उसको। फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए, इसका मतलब एक फार्मूला तो ए भी बन गया, इसका मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिन। करेक्ट। चलिए, तो अब मैं फार्मूला को जनरलाइज कर देता हूँ। दिस इज द जनरलाइज फार्मूला। एक साथ
सबको एक साथ इंक्लूड कर दिया। अब टेम्परेचर के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं लूँगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन प्रेशर के साथ क्या रहेगा, डायरेक्टली। क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या रहेगा, और मोलर मास के साथ क्या रहेगा, स्क्वायर रूट का इन्वर्सली, और टेम्परेचर के साथ भी क्या रहेगा, इन्वर्सली। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर इसको स्पेशल केस बनाना चाहते हैं, जनरली आपको वही मिलेगा 90% केस में। इफ टी इज कांस्टेंट, 90% केस में टेम्परेचर को कांस्टेंट ही देख लेते हैं, ठीक है। बट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तब भी तो यहाँ से काम चल जाएगा आपका। तब क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू व्हाट, P1A1 करेक्ट बाई P2A2 रूट ओवर M2/M1। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा सब लोग। अब ये सार यहाँ देखिएगा, इसके अंदर ही छुपा हुआ है D2/D1, इसके अंदर ही क्या छुपा हुआ है, D2/। एनीवे यहाँ देखिए अब इसी में होगा क्या कि अगर प्रेशर और क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, तो आप जो जानते थे पहले से वो फार्मूला मिल जाएगा, R1/R2 इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर M2/M1। दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। यहाँ पर टिक के क्या कर दिया, कांस्टेंट। इसको भी कहीं पर लिख लीजिएगा, ये दोनों बॉक्स को, ये सब शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए अब सबसे इंटरेस्टिंग है कि भाई रेट ऑफ इफ्यूजन का फार्मूला तो डेवलप कर दिए, बट व्हाट द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन। ये तो रेट ऑफ इफ्यूजन का फार्मूला हो गया ना निकालने का, रेशियो। बट रेट ऑफ इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, वो तो देखिए ये इंट्यूशन भी आ रहा है कि सर इसका मतलब ये है कि कितना फास्ट निकल रहा है गैस, राइट। फिर उसका मतलब क्या होता है, तो एक्चुअल में वो सही, सब कुछ सही है, बट रेट ऑफ इफ्यूजन का कुछ तो टर्म बताएंगे। जैसे रेट का आप बताते हैं ना, जैसे वेलोसिटी का रेट में तो हम लोग स्पीड बॉन्डलेस लेते हैं, वैसे ही रेट ऑफ इफ्यूजन का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स आउट पर यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आउट पर, या वॉल्यूम आउट पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस कवर बाय गैस, डिस्टेंस कवर बाय गैस पर सेकेंड। मतलब स्पीड हो गया, मतलब क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो अब लिखिए मीनिंग ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन। इसका मतलब रेट ऑफ इफ्यूजन का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। यहां भी है मेरा वॉल्यूम, राइट, टोटल वॉल्यूम आउट पर यूनिट टाइम, करेक्ट। या आर का मतलब होता है मोल फ्लो रेट, मोल फ्लो रेट मतलब नंबर ऑफ मोल्स आउट पर यूनिट टाइम। या इसका एक और मीनिंग होता है, लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। आप इसको dx/dt भी बोल सकते हैं। एक मिनट, या एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो x/डेल्टा t भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय, अब लिख लीजिए वॉल्यूम आउट। ये हो गया ना। इसका मतलब है कि अगर ये सब मीनिंग नहीं जानते तो एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। रेशियो तक आप बना लेते हैं,
बट इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी एक गैस का इतना टाइम में इतना वॉल्यूम आउट हुआ तो दूसरे गैस का इतना ही टाइम में कितना वॉल्यूम आउट होगा एट सिमिलर कंडीशन, मतलब सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। करेक्ट है ना? तब समझ में आ गया है एवरीवन? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट, टोटल वॉल्यूम आउट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ये मैं इंस्टेंटेनियस कर दिया। एवरेज के लिए भी टोटल वॉल्यूम आउट बाई डेल्टा टी भी ले सकते हैं, टोटल मोल आउट बाई डेल्टा टी भी आप ले सकते हैं। करेक्ट है ना? चलिए इसको हटाया जाए। चलिए सबसे आसान प्रॉब्लम से पहले स्टार्ट किया जाए। आपके पास क्लास असाइनमेंट है ना? निकालिए। आप पेज नंबर 16 में जाइए, 16। ओके, ये है क्लास असाइनमेंट सेकंड का एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1। ये तो 10 सेकेंड का क्वेश्चन है भाई। वो तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सर दिन बन जाएगा। नहीं, आंसर आ गया या इसमें भी सोच रहे हैं? तो फर्स्ट का बी बनाइए। आपने फर्स्ट का ये नहीं बनाया, क्या प्रॉब्लम है? ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस टू दैट ऑफ मीथेन, आर हीलियम बाई आर मीथेन के लिए क्या लिखेंगे? एम मीथेन बाई एम हीलियम। और हीलियम का मॉलिकुलर वेट तो होता नहीं है, एटॉमिक वेट ही होता है। ये तो इतना आसान था। 16/4 मतलब 4 मतलब 2:1। तो आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट का भी बन गया, तो सेकंड का फर्स्ट बनाइए। एक्सरसाइज थर्ड का सेकंड का फर्स्ट।
आर मीथेन बाई जो भी गैस है, गैस एक्स, करेक्ट, इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस एक्स और डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ मीथेन, यही लिखा है ना। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 इक्वल टू एम एक्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो क्या यहाँ से एम एक्स इक्वल टू 64 हो जाएगा? करेक्ट है? हाँ ना, बोलिए भाई, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? इसमें टाइम लगना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। चलिए 2 का सेकेंड, आर हीलियम बाई आर मीथेन, करेक्ट। यहाँ देखिए टेम्परेचर तो यहाँ पे सेम है, बट क्या प्रेशर सेम है? प्रेशर सेम नहीं, तो यहाँ पे फार्मूला मेरा क्या बनेगा? P1 बाई P2 रूट ओवर 16/4। क्या डायरेक्ट मैंने लिख दिया? अब हीलियम का प्रेशर कितना दिया हुआ था और इसका रेट कितना दिया हुआ था? x ना, तो x बाई आर CH4 इक्वल टू 1/2। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो आर CH4 इक्वल टू भी क्या रहेगा? x रहेगा, सेम रेट रहेगा, करेक्ट। और जिसके टर्म में भी दिया हुआ है, यहाँ पे मोल के टर्म में आंसर दिया हुआ है, तो रेट का मतलब, रेट का वन ऑफ द मीनिंग ये भी तो है, नंबर ऑफ मोल्स आउट पर सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स आउट मतलब मोल पर सेकेंड, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे P1 और P2 का P1 प्रेशर का रिलेशन नहीं जानते तो क्वेश्चन छूट जाता। 2 का थर्ड, ये समझ में आया है एवरीवन? ठीक है। एक मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिफिस? यस, अ स्मॉल पिन होल। इस 2 का थर्ड ही ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो भाई सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है आप लोग को? P1A1 बाई व्हाट? P2A2, राइट। M2 बाई M1, यहाँ पे सेम गैस है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब प्रेशर भी सेम बोला गया है और टेम्परेचर भी सेम बोला गया है, राइट। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे R1 बाई R2 इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A1 बाई A2 के बराबर हो जाएगा? और सर
यहाँ देखेंगे सर्कुलर एरिया का क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, और उसका किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या रहेगा एरिया, आर स्क्वायर आपस में क्या हो गया, आंसर पाई/1 रहेगा। क्या रहेगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, करेक्ट हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए एवरीवन, 1 DMQ का मतलब होता है 1 लीटर, ठीक है। 1 DMQ का मतलब कितना लीटर, नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, अंडर सिमिलर कंडीशन का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रखेंगे, प्रेशर भी सेम रखेंगे और टेम्परेचर भी सेम रखेंगे। तो RSO2/RO2 इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, MO2/MSO2। एटलीस्ट यहाँ तक तो हाँ ना बोलिए, करेक्ट। और ए वैल्यू कितना, 32/64, मतलब कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब बताइए, रेट ऑफ इफ्यूजन का वन ऑफ द मीनिंग था अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आउट पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आउट पर यूनिट, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों का टाइम डिफरेंट, मुझे दोनों का, एक मिनट रुकिएगा, दोनों का सेम टाइम से मतलब है या मुझे पर सेकेंड से मतलब है, पर सेकेंड से मतलब था। तो वॉल्यूम ऑफ SO2 और डिवाइड बाई इसका टाइम टेकन T1 है, करेक्ट। तो ए वैल्यू क्या कहलाएगा, वॉल्यूम आउट पर सेकेंड ऑफ SO2, ये वैल्यू क्या कहलाएगा एवरीवन, वॉल्यूम ऑफ SO2 पर सेकेंड, करेक्ट। और मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ O2, इसका अलग टाइम में पूछा गया है, तो यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ O2 इन T2 टाइम, करेक्ट। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ SO2 इन, तो बट दिस बाय दिस वॉल्यूम आउट पर सेकेंड, दिस बाय दिस वॉल्यूम पर सेकेंड, करेक्ट है ना। तो क्या इसके बदले ए पुट कर सकते हैं और इसके बदले क्या ए पुट कर सकते हैं। अब बताइए आपको निकालना क्या है, VO2 निकालना है। क्या निकालना है, VO2। T1 दिया हुआ है 60 सेकेंड, T2 भी दिया हुआ कितना, पुट कर दीजिए। ट्वेंटी लीटर बाई 60 और डिवाइड बाई VO2/30 इक्वल टू 1/√2। यहाँ से VO2 कैलकुलेट करके बताएं तो, ये जो वॉल्यूम रहेगा ऑक्सीजन का
वो कितने सेकंड का रहेगा? 30 सेकंड का रहेगा। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का। देखिए तो आंसर आता है कितना आया? (10√2) आया, मतलब 14.14 लीटर आया। करेक्ट है ना? क्योंकि √2 का वैल्यू 1.414। बट नहीं रहता कि अगर इसका रियल मीनिंग नहीं जानते तो एक क्वेश्चन छूट जाता। इसका रेट ऑफ इफ्यूजन का रियल मीनिंग भी जानना पड़ेगा। करेक्ट है ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया सॉल्यूशन? चलिए, हाँ, कहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए, ये तो मैंने जनरल फार्मूला लिखा, यहाँ तक तो समझ में पक्का आ गया होगा। करेक्ट? उसके बाद आर का वन ऑफ द मीनिंग होता है टोटल वॉल्यूम आउट बाय टोटल टाइम टेकन। ये भी एक मीनिंग है रेट ऑफ इफ्यूजन का। करेक्ट है? तो एक्चुअल में RaSO2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? टोटल वॉल्यूम आउट ऑफ SO2 डिवाइड बाय टाइम टेकन, है या ना? 20 लीटर डिवाइड बाय 60 सेकेंड। कट कुट के तो भाई ये लीटर पर सेकंड ही आएगा ना? क्या आएगा? तो मैंने RaSO2 के बदले ये लिख दिया, और मुझे चाहिए था वॉल्यूम आउट किसका? ऑक्सीजन का। वॉल्यूम आउट किसका? ऑक्सीजन का। ये वैल्यू निकालना था, लेकिन कितना सेकंड निकालना था? 30 सेकंड में। करेक्ट है? तो क्या RO2 के बदले VO2 बाई 30 सेकंड लिख सकते हैं? ये भी तो वॉल्यूम आउट पर सेकंड ही रहेगा। ये भी क्या रहेगा? वॉल्यूम आउट। इसलिए एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि सेम टाइम ही दिया रहेगा। आपको टाइम इंटरवल सेम से मतलब है या पर सेकंड से मतलब है? पर सेकंड से मतलब था। दिस इज द रीजन मैंने इसके बदले लिख दिया वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइड बाई टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ SO2 आउट डिवाइड बाई टाइम टेकन, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ O2 आउट डिवाइड बाई टाइम टेकन। बट इसका टाइम टेकन कितना है? 30 सेकंड। इसका कितना है? 60 सेकंड। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये नहीं निकल जाएगा? इस तरह पता ही है 1/√2। तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है भाई, और नीट में पूछने का प्रबल संभावना रहेगा। ये ऑलरेडी मतलब जेई में आ चुका है। ए ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर, ए ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर having 2 identical holes, a tube of length 5 meter having 2 identical holes at opposite ends, full stop. Hydrogen and oxygen are made to effuse, hydrogen and oxygen are made to effuse into the tube from opposite ends under identical condition, under identical condition। यहाँ तक सब लोग लिख लिए। Find the point where gases will meet, find the point where gases will meet for the first time। If ऐसे लिखेगा, इफ
इफ इवेंट स्टार्ट एट द सेम टाइम, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इन करने के लिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि मेरे पास एक 5 मीटर का ट्यूब है और इसके अपोजिट एंड पे 2 होल बना हुआ है। एक तरफ से हाइड्रोजन को भेजना है, करेक्ट है ना, और एक तरफ से किसको भेजना है, मतलब ऐसे कुछ रहा होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देंगे, यहाँ का पे हाइड्रोजन का सिलेंडर लगा देंगे, करेक्ट, ये है। लेकिन दोनों जगह से valve को सेम टाइम पे ओपन करना है, डिफरेंट टाइम पे, सेम टाइम पे। एक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होता, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मेंशन कर दिया। नहीं मेंशन किया रहेगा तो सेम टाइम पे इवेंट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जाएगा, इस तरफ से क्या आएगा, तो किस कहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मीट करेगा, एक क्वेश्चन है, ठीक है। और वो कहाँ पे मीट करेगा उसको, ये उस लेंथ को या तो यहाँ से इस पॉइंट से बता दीजिए या उस पॉइंट से, करेक्ट। लिखिए, बनाइए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, आंसर आ गया। वेरी गुड। पार्टिसिपेंट सेंस समझ में आया तभी तो ये क्वेश्चन बन गया। डिस्टेंस रेट का मतलब सही मीनिंग यही जानते हैं, तो ये क्वेश्चन छूट सकता था, राइट। यस, आंसर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इक्वल टू 4 मीटर। ऑक्सीजन की तरफ से 1 मीटर और हाइड्रोजन की तरफ से 4 मीटर है। देखिए मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, ये तो मान सकते थे ना, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा भाई, 5 माइनस RS2/RO2, RS2/RO2, और आइडेंटिकल कंडीशन है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, MO2/MS2, करेक्ट है ना। और दिस बाई दिस कितना, 4, इसको क्या हम x/t और 5 माइनस x/t लिख सकते हैं। टाइम टेकन तो दोनों के लिए सेम रहेगा, यहाँ से इसका यहाँ से यहाँ तक आने का, क्योंकि सेम टाइम पे t को 0 पे दोनों बल्ब ओपन हुआ है। इसको यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम डिफरेंट लेंगे या सेम टाइम लेंगे, इसलिए यहाँ पे टाइम सेम है, करेक्ट। इक्वल टू 4, t और t कैंसिल हो गया तो x/5 माइनस x इक्वल टू 4। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू 4 ही आना चाहिए आंसर, राइट। इसका मतलब हाइड्रोजन के एंड से कितना मीटर पे फर्स्ट टाइम मीट करेगा, 4 मीटर पे, करेक्ट है। सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आज से बहुत साल पहले ऑलरेडी आ चुका है, सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले पूरा एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन का रीडिंग कीजिए। अच्छा स्टूडेंट, जो दो गैस दो अपोजिट एंड से इन कर रहा है, और अगर दोनों गैस, ध्यान सुनेंगे, अगर रिएक्टिंग गैस है, मिलने के बाद रिएक्ट करता है तो कुछ ना तो कुछ तो उसका इफेक्ट आएगा। तो अगर NH3 का वेपर और HCl का वेपर नॉन रिएक्टिंग या रिएक्टिंग, भाई ये है एसिड, ये है बेस, ये है एसिड और ये है, तो रिएक्शन करके क्या बनेगा, सॉल्ट। तो इसी का वाइट फिल्म्स नजर आएगा। वाइट फिल्म्स किसका रहेगा, NH4Cl का। बट वाइट फिल्म्स तभी अपीयर होगा ना जब दोनों फर्स्ट टाइम मीट करेगा। क्वेश्चन का थीम समझ में आ गया, तो अब बनाएं।
अब बनाइए और क्लास असाइनमेंट भी लेकर आइए। आपको नहीं मिला क्लास असाइनमेंट? क्लास असाइनमेंट तो 2-3 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ। सब लोग क्लास असाइनमेंट का प्रिंट आउट लेकर आइएगा। आ गया? आंसर दिया हुआ है सामने, देखिए तो आंसर दिया हुआ है। क्या डायरेक्टली सही है? एक कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे ना। मान लेते हैं कि जिस तरफ से HCl इनलेट x है ना, तो मान लेते हैं कि वहाँ से डिस्टेंस x है, x/t डिवाइडेड बाई 200 माइनस x/t। एक इसका डिस्टेंस कवर है अमोनिया का, और एक इसका डिस्टेंस कवर है HCl का। हम लोग HCl के एंड से x मान लेते हैं, करेक्ट, इक्वल टू √17/36.5। तो x/200 माइनस x इक्वल टू √17/36.5। ओनली अननोन इज x। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक और बहुत पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का खासियत है कि कैलकुलेटिव है, राइट। अब बच्चे जहाँ पर कैलकुलेशन है तो वहाँ पर छोड़ने का कोशिश करते हैं, छोड़ देते हैं। इसमें आपको रूट निकालना पड़ेगा, हो जाएगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। 5 ml of hydrogen gas, 5 ml of hydrogen gas diffuses out in 1 second from a hole। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 ml of hydrogen gas diffuses out in 1 second from hole, full stop। Find the volume of oxygen, find the volume of oxygen that will diffuse out, from the same hole under identical conditions in 2 seconds। Find the volume of oxygen that will diffuse out from the same hole under identical conditions in 2 seconds। सॉल्व कीजिए।
ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हो गया। ये तो अब इजीएस्ट वन है नहीं। बट इसका भी तो रिप्लाई नहीं आ रहा है ऑनलाइन में। आंसर क्या है? कितना? आंसर है 2.5 ml। करेक्ट आंसर 2 पॉइंट। हो गया ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करना पड़ेगा, बन जाएगा एवरीवन? हाँ ना कुछ बोलिए। बन गया है। या सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ेगा? कैसा रहा आप लोग का नया साल का पहला दिन? नया साल तो अब से स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा था। मेरा बहुत शांत तरीके से, मैं घर पे था। अब मेरा ड्यूटी था दोनों बच्चों को घर पे संभाल के रखना। वाइफ गए थे ऑफिस, तो मैं दोनों बच्चों के साथ ऐसे ही दोपहर में पार्क में, एक पीछे है शांति पथ में पार्क छोटा सा, उसमें ऐसे घुमा रहा था। अब वो भी लॉक था, स्लाइड वाला नहीं था। तो कभी मतलब पिज़्ज़ा तो कभी कुछ तो कभी कुछ उसको खिलाकर इंटरटेन कर रहे थे। और सबसे आसान इंटरटेनमेंट होता है कि कार्टून लगा दीजिए। इतना कार्टून टीवी पे आता है कि वो तो सारा कैरेक्टर ही जानते हैं, तो वो तो सबसे ईजीएस्ट है। लेकिन लास्ट में जाके शाम में नहीं निकलेंगे, लेकिन अब बच्चा का जीत था, कहीं चलिए। क्योंकि वो न्यूज़ मुझे पता था 30,000 क्राउड वाला, तो गए फिर लास्ट में। यहीं पे एक पार्क है श्रद्धांजलिकरण, वहाँ पे घुमाकर उसको पूरा झूला वगैरह जितना भी झूल सकता है, जितना उसका फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें वो टायर्ड हो जाए, वो करके ऐसे ही घूम के। और उसके बाद कल थोड़ा बुक फेयर भी घूम लिया रात में। हालांकि वो टाइम हम लोग का चला गया, लेकिन एज ए टीचर पढ़ने का टाइम तो है, तो वहाँ पे जाके बच्चे के लिए कुछ स्टोरी टेलिंग का बहुत अच्छा बुक रहता है, बच्चों को कहानी सुनाने का इंग्लिश में, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत डिफरेंट स्टोरी। तो 2-3 बुक खरीदा गया। गए हैं बुक फेयर में तो कुछ तो खरीद के लाइएगा। बट उसमें मैं कुछ खोज रहा था फिजिक्स वगैरह का, तो उतना मेरे मन लायक मिला नहीं। चलिए एक क्वेश्चन लिखे तो, ए वेसल कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ए वेसल कंटेन्स, स्टूडेंट जिनका भी ऑडियो अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। ए वेसल कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द मोलर रेशियो 8:1। मैं बोल रहा हूँ, दो बार बोलूँगा। ए वेसल कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द मोलर रेशियो 8:1। फुल स्टॉप। दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज अलाउड टू डिफ्यूज। दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू ए होल। Full stop. Find the composition of mixture coming out of the hole. Find the composition of mixture coming out of the hole. क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन बस इतना है। अब आपको इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने लिख दिया, सॉल्व कीजिए। एक लाइन का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा अभी। क्वेश्चन को पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पे अटैक करने का टेंडेंसी रखिए। पहले सॉल्व करूंगा, पहले आप ट्राई कीजिए। दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन।
96 सही आंसर है। तो 96/4 कर लीजिए। 32 नहीं, गलत आंसर है। 96/4 तो गलत हो जाएगा ना। आप कुछ सही करके भी थोड़ा गलत करती हैं, तो फिर से बनाइए। क्या? बिल्कुल गलत आंसर है। ट्वेंटी 20% हाइड्रोजन और उल्टा बोल दिए हैं। हालांकि ये सही आंसर नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे एक और क्वेश्चन लेना है। तो आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे या सॉल्व करें? सॉल्व कर दें। चलिए यहाँ देखिए भाई, क्वेश्चन इस पे भी तो एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे थे। यहाँ देखिएगा सब लोग, यहाँ पे क्या है? H2 एंड O2 एग्री ना? इसका मोलर रेशियो दिया हुआ था 8:2। अब बोला गया है कि यहाँ से अगर आउट होता है, अब प्लीज बात मत कीजिए। अब मान लेते हैं कि आउट करके किसी दूसरे कंटेनर में इसको कलेक्ट करते हैं, करेक्ट? तो किसी दूसरे कंटेनर में अगर कलेक्ट करेंगे, करेक्ट है ना? तो यहाँ जो कलेक्ट होगा वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 आउट ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ आउट O2। इसका मतलब है कि इसका अगर रेशियो बता दे तो वही तो कंपोजिशन रहेगा जाने का, करेक्ट? तो भाई RS2/RO2 इक्वल टू, अब यहाँ पे H2 और O2 का सेम प्रेशर रहेगा क्या? H2 और O2 सेम कंटेनर में है, ऐसा एग्जाम्पल तो एक लिए थे, तो उसके लिए क्या लिखते थे? PH2/PO2 √32/2। यहाँ तक समझ में आ गया? और हम लोग को निकालना क्या? दिस वन ना, सेम टाइम में। तो क्या लिख सकते हैं इसके बदले नंबर ऑफ मोल्स H2 आउट और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और दोनों का टाइम डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? इस केस में सेम रहेगा, NO2 आउट डिवाइड बाय व्हाट? टाइम टेकन। इसके बदले डायरेक्ट NH2/NO2 लिख सकते हैं। जब यहाँ से डिराइव करके डाल्टन्स लॉ वगैरह लगा दिए थे, और यहाँ पे N और N क्या था? अंदर में जो प्रेजेंट था, आउट नहीं, जो अंदर में ऑलरेडी प्रेजेंट था, करेक्ट है ना? रूट ओवर एक कितना हो जाएगा एवरीवन? 4 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना था? डेल्टा टी आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो NH2 आउट डिवाइडेड बाय NO2 आउट, यही तो पूछा गया था, इक्वल टू ये जो ऑलरेडी कंटेनर में प्रेजेंट था, इसका वैल्यू कितना है? 8 ही था ना, 8:1। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32:1 आंसर रहेगा। क्या रहेगा? एक क्वेश्चन तो आप लोग को बनना चाहिए था। तो जिनका भी आया था वो उनको फुल मार्क्स मिल गया, जिनका भी आया हुआ है वो सही है। तो नहीं था कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये बिल्कुल एक JEE मेन के लेवल को डिजर्व करता है, ठीक है? इसको एक छोटा सा स्टार दे दीजिए इस क्वेश्चन पे। अब लिखिए आज का लास्ट प्रॉब्लम। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सैंपल ऑफ, यहां तक सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है ना? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सैंपल ऑफ
ओजोनाइड ऑक्सीजन the rate of diffusion of sample of ozonide oxygen is zero point nine eight times that of oxygen full stop. Find the percentage by volume of ozone. Find the percentage by volume of ozone in the ozonide sample. Find the percentage by volume of ozone in the ozonide sample. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब है जहाँ पे मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन, ये समझ में आ गया था। ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब ओजोन भी है और ऑक्सीजन भी है, करेक्ट। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर, मतलब इस मिक्सचर का, और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ दिस इक्वल टू व्हाट, MO2 बाई M मिक्सचर, हाँ या ना, MO2 बाई M मिक्सचर। यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके एवरीवन। और A वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 बाई M मिक्सचर, हाँ या ना। क्या है यहाँ से मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा ना, किस मिक्सचर का, ओजोनाइड ऑक्सीजन का। तो यहाँ से A मिक्सचर फाइंड आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना एवरीवन। अब एक मिनट, बातों को समझिए। मान लेते हैं कि ओजोनाइड ऑक्सीजन है, तो मिक्सचर किसी भी कंटेनर में रहेगा, ध्यान सुनिए, किसी भी कंटेनर में रहेगा। तो अगर यहाँ से ऐसे देखेंगे PV इक्वल टू nRT, तो उसका टोटल प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम रहेगा, टोटल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, करेक्ट है ना मिक्सचर के लिए। ऐसा ही मतलब हम लोग एक पढ़े थे ना, एमंगर्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, एक पढ़े थे डाल्टन्स लॉ ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर, दूसरा क्या था एमंगर्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, करेक्ट है। तो अगर कोई भी चीज़ x डायरेक्टली इक्वल टू y है तो परसेंटेज ऑफ x इक्वल टू परसेंटेज ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। तो अगर परसेंटेज ऑफ मोल निकाल दे तो वही तो क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम रहेगा, करेक्ट है ना। निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मोल, बट हो क्या जाएगा, वही मेरा मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। तो लेट टोटल मोल इक्वल टू 100, किसका, इस मिक्सचर का। लेट टोटल मोल ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू व्हाट 100, करेक्ट है। और उसमें x मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन, मान सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ 100 मान ले सकते हैं। सर 100 ना मान के 1000 मानेंगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट, तो भाई कंपोजिशन निकालने के लिए आप 100 मानिए 1000 मानिए, आंसर पे कोई इफेक्ट। मैं 100 इसलिए मान रहा हूँ कि यहाँ के बाद जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट उसी को परसेंटेज बोल देंगे। 100 में किसी चीज़ को बताते हैं तो क्या बन जाता है, उसी का परसेंटेज बन जाता है। तो मेरा काम थोड़ा आसान रहेगा, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन इज x, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 उस इस मिक्सचर में ओजोनाइड ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 100 माइनस x। और उसके बाद हम लोग जो मोल कॉन्सेप्ट में एक फार्मूला पढ़े थे, M मिक्सचर, याद है, N1 M1 प्लस और डिवाइड बाई। तो M मिक्सचर तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। तो M मिक्सचर आपके हाथ में है और N1X ओजोन का
तो ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना 48 अब प्लस 100 माइनस एक्स इंटू वाट 32 और डिवाइडेड बाई 100 ओनली अननोन इज वाट एक्स निकल जाएगा। अब वही तो उसका परसेंटेज रहेगा किसका मोल का, और जो मोल का परसेंटेज रहेगा उसको क्या बना दीजिएगा वॉल्यूम का। दिस इज द वे, ठीक है। हाँ देखिए किसी कंटेनर में अगर मिक्सचर को लिए हुए हैं तो इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर तो भाई हर कंपोनेंट के लिए सेम रहेगा, पहला पॉइंट करेक्ट। और पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर भी सेम रहेगा, पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर सेम रहेगा। तो इसका मतलब है कि इस सेम प्रेशर पे, मतलब यहाँ पे अगर परसेंटेज बाई वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो एक क्वेश्चन में परसेंटेज बाई वॉल्यूम पूछने का मतलब है कि उनका अजम्पशन ही था कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखेंगे, दोनों के लिए सेम रखेंगे। तो सेम प्रेशर पे इसका यहाँ देखिए जब भी परसेंटेज बाई वॉल्यूम पार्शियल ऑफ एमेंगर्स लॉ पार्शियल वॉल्यूम था तो इसको हम लोग ऐसे समझे थे कि यहाँ पे 2 लीटर है, ये लाइट पिस्टन है, यहाँ देखिए क्या है, तो इसका मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर क्या है सेम है। अब यहाँ पे गैस ए था 2 लीटर, अब गैस बी दे दिए तो हो गया 6 लीटर। तो गैस बी देंगे तो ऑब्वियसली पिस्टन ऊपर चला जाएगा, अब पिस्टन वहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहाँ पे फिर से बाहर अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा सेम रहेगा। तो जो 6 लीटर हो गया वॉल्यूम, यहाँ पहले था 2 लीटर अब हो गया 6 लीटर, तो एक्स्ट्रा जितना लीटर हुआ वो किसका रहा बी का कहलाएगा, बी का पार्शियल वॉल्यूम करेक्ट। तो दिस इज द रीजन कि जहाँ पे हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर और कांस्टेंट कर देते हैं पी और टी को, हालांकि इसमें बोला हुआ नहीं था बट आपको ये मानना पड़ेगा। तो जहाँ पे पी और टी कांस्टेंट रहेगा तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और जहाँ पे ऐसा प्रोपोर्शनल रहता है तो परसेंटेज मोल का परसेंटेज वॉल्यूम का सेम रहता है। तो परसेंटेज मोल का मैंने निकालने की कोशिश किया, वही मेरा क्या बन जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम का, ठीक है ओके। लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मोटा मोटी मैं हर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस किया हूँ। आपको एक्सरसाइज थर्ड जो सॉल्व कर रहे थे ये है क्लास असाइनमेंट सेकंड में, राइट। क्लास लिख लीजिएगा जहाँ पे कॉपी है नोटबुक है रेगुलर क्लास नोट्स में, जहाँ पे अभी लिख रहे हैं वहीं पे लिखिएगा क्लास असाइनमेंट सेकंड का एक्सरसाइज थर्ड का रेस्ट ऑल, एक्सरसाइज थर्ड का रेस्ट ऑल करेक्ट। जो सॉल्व कर लिए उसको तो अब सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक और टास्क दे रहे हैं क्लास असाइनमेंट फर्स्ट का सारा क्वेश्चन ढूंढ का जो इफ्यूजन डिफ्यूजन पे है किस पे वो सॉल्व करना है। सर्च तो कर पाइएगा ना लैंग्वेज से, ओके। क्लास असाइनमेंट फर्स्ट में 2-3 एक्सरसाइज है, उसमें आपको खोजना है कि कौन सा क्वेश्चन इफ्यूजन डिफ्यूजन का, और सारा सॉल्व कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।